नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे के साए में है। अमेरिका ईरान के बीच टकराव एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुका है। बीते 48 घंटे से लगातार आप तस्वीरें और जानकारी देख रहे हैं, जिसने पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की दहलीज पर एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरान का ड्रोन और मिसाइल अटैक, खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले और डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर खत्म होने का ऐलान, खाड़ी में बढ़ता तनाव और युद्ध जैसे हालात ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की, लेकिन क्या दोनों पक्ष इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं? तो क्या कूटनीति अब ये कह सकते हैं कि हार चुकी है और अब फैसला हथियारों के दम पर ही होगा? सवाल ये भी कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट अगली बड़ी जंग का मैदान बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? आज बात इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कर्नल अनुपम जेटली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं सर, ऐसे में ज़्यादा जानकारी उनसे भी लेंगे। और कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ में है, एक्सपर्ट है जियोपॉलिटिक्स पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कर्नल देवानंद आप ही के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि थोड़े समय पहले इसी जगह पर खड़े होकर आप मेरी इसी तरफ खड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे कि कितना लंबा जो सीजफायर है या फिर जो युद्ध विराम है ये टिक सकता है, क्योंकि हम दोनों ही पक्ष जानते हैं, हम ईरान की गतिविधियों को भी जानते हैं और हम डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न्स को भी जानते हैं। 2 हफ्ते के भीतर मात्र एक बार फिर से पूरा का पूरा विश्व युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया। बीते 48 घंटों में लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले इस एक्टिविटी को लेकर? जी, सबसे पहले क्योंकि हमारी जो चर्चा हुई थी वो फैक्ट्स के ऊपर हमने असेस किया था कि ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, और उसके उस समय भी 2 मुख्य कारण थे और आज भी मुझे वही नज़र आता है। पहला तो ये था कि अमेरिका ये चाहता कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, जबकि ईरान कहता है मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा एक तरफ था कि ईरान की जो IRGC है वो हॉर्मुज को कंट्रोल करने के लिए उस पर टैक्स का सिस्टम लगाना चाहती है और उस पर अपना वो प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, जिसके लिए दुनिया तैयार नहीं है। पर देखिए, जो आज ईरान के अंदर हो रहा है, मैं ये देख रहा हूँ इसको कि जो पावर स्ट्रगल हो रहा है वहाँ पर, आमतौर पर लोग बाग, हम सामान्य नागरिक ये समझता है कि IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ईरान की सेना है, जो उनकी सेना नहीं है। ईरान की सेना अलग है। IRGC जब 1979 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था और उन्होंने खोमेनी साहब को अपना धर्मगुरु और सुप्रीम लीडर बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसी सेना बनाई जाए जो धर्मगुरु के प्रति वफादार हो, ना कि ईरान के प्रति। ईरान के राष्ट्रपति और उनके जो चेयरमैन उनके पॉलिटी के साथ वफादार हो। तो ये पहली बात हमें समझनी पड़ेगी। आज के दिन जो मैं चर्चा कर रहा हूँ पावर स्ट्रगल की, वो पावर स्ट्रगल है पॉलिटी और IRGC की ताकतों के बीच में। क्योंकि अगर हमने देखा हो, जो समझौता किया गया था, समझौता 60 दिन के लिए था, लिखित समझौता था, पेजेस्कियन साहब ने किया था, लिख करके दिया था। उस समझौतों के उनको तोड़ दिया गया, और तोड़ दिया भी कहां? ओमन के वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में भी नहीं। तो ये ट्रंप साहब को एक मौका पूरा मिल गया है कि आपने तोड़ा है, और इस बार उन्होंने पहले भी क्लियर कर दिया था। और मैं ये खुद मानता हूं कि देखिए, ये जो IRGC के रोग एलिमेंट्स हैं, जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और वेरियस इनके शिया मिलिशियाज हैं, ये लोग कोई कानून को नहीं मानते हैं। अभी उन्होंने हॉर्मुज को वेपनाइज किया है, थोड़े दिनों में और करेंगे। तो ये इनके लिए जो अभी मैं जो देख रहा हूं, सीज फायर टूटने के बाद जिस प्रकार से 2 दिन में प्रहार किया गया है, और ये बोला गया ट्रंप ने कि अगर फिर आपने कुछ गलती की तो हम आपको और बड़ा सीवियर पनिशमेंट देंगे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए, जो जनाजे की जो इनका आज आखिरी जो इनका जो आखिरी क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके अंदर दुनिया ने बहुत सारे विद्वान और जो नागरिक हैं वो धर्म की नज़र से देख रहे हैं इसको। देखिए, धर्मगुरु अपनी जगह है, पर इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आया कि दुनिया आखिर चाहती क्या है। ये कौन सी डिप्लोमेसी का रूप है जहां पर वो आतंकियों के साथ खड़ी है? उस जनाजे के अंदर मैं देख रहा था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स और दुनिया के बाकी लीडर्स एक साथ खड़े थे। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात देखता हूं और इसकी सजा दुनिया को भुगतनी पड़ेगी, और जो आज ये हुआ है ये उसी के कारण है। और देखिए, दूसरी बात, इसी जो एक्सेस रेजिस्टेंस का जो सवाल है, अभी जो ये हुआ है,
ईरान को पता है अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, इजराइल अभी तक इसमें नहीं कूदे हैं। और अगर ये अभी भी इनमें सद्बुद्धि आ जाए, पर मैं मानता हूं, देखिए जो इनका पावर स्ट्रगल है, कहीं न कहीं अमेरिका की बैकडोर से पॉलिटी से बात चल रही है ईरान की, और जो ये IRGC है, ये इनकी बात में जो स्ट्रगल के अंदर इन्होंने स्ट्राइक किया है, और मैं मानता हूं अमेरिका इनको मिलिटरीली खत्म करेगा। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया की बाकी ताकतें भी समझ गई हैं कि जब तक इनको आप मिलिटरीली न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, ये कोई न कोई समय पर किसी प्रकार का वेपनाइज करेंगे दुनिया की इकोनॉमी को। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कूटनीति का अब कोई स्थान नहीं, अब युद्ध से ही बात हो पाएगी। IRGC के साथ तो मात्र युद्ध मैं देखता हूं। ठीक है, कर्नल अनुपम जेटली जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। सर, आप मुझे समझाइए, क्योंकि एक बार फिर से जो विश्व है वो पूरा का पूरा वैश्विक अस्थिरता के पैमाने पर इस समय आके खड़ा हो गया है। और जब हम ट्रंप की बात करते हैं, और जिस तरह से सर कह रहे थे कि खamenei का जनाजे का मातम भी वहां पर चल रहा है, लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तो ट्रंप की जो टाइमिंग रही है एक बार फिर से सीजफायर के तोड़ने के ऐलान के साथ, वहां पर जो सैन्य हमले किए गए हैं 90 ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर, वो टाइमिंग, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये टाइमिंग क्यों है, क्योंकि ये ट्रंप ने कहा था कि जब तक मातम रहेगा तब तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जाएगी, लेकिन इस बात से ट्रंप मुकरे हैं और इसको लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। सर, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? जयती, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस पर फर्स्ट इंडिया चैनल ने बहुत तफसील से कई बार बात की है, मगर अब जो लेटेस्ट पिछले 2 दिन से 43-44 घंटे से ये जो ड्रामा शुरू हुआ है अमेरिका की तरफ से, हमें 2-4 चीजें सीखनी है इससे और समझनी है। नंबर 1, सेंटकॉम जो है, जो कि एडमिरल डेविड कूपर के नीचे आता है। सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी इसी बीच। एक बार फिर से डिबेट का रुख करते हैं। बात हम करें अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर। कर्नल अनुपम जेटली जी से मेरा सवाल था। सर, अब अपनी बात पूरी कर रहे थे, और जिस तरह से आपने कहा भी कि पूरे 48 घंटे के दौरान जो तस्वीर नजर आई है, उसने काफी हद तक ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल कूटनीति या फिर बातचीत की जगह दोनों ही देशों की ओर से नजर नहीं आती। लेकिन आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए सर, आप कह रहे थे इस पर कुछ। जयती, इससे पहले अमेरिका ने 28 फरवरी से अब तक और इजराइल ने मिलकर 5,500 से ज्यादा हमले किए। क्या नतीजा हुआ? क्या ईरान को हमने टिका दिया घुटनों पर? क्या ईरान गिड़गिड़ाने लगा युद्ध बंद करो? तो ये 90 और 100 के करीब हमले जो और हुए हैं, जो दक्षिण ईरान में हुए हैं, खासकर जो अगर आप देखें तो बुशहर शहर पे और उनके पोर्ट पर, बंदर अब्बास पर और आसपास के इलाकों पर जो IRGC के बोट्स हैं, और जो एनालिस्ट हैं मिलिट्री के दुनिया भर में, उनका आज भी ये मानना है 3 घंटे पहले तक कि ईरान के पास अभी कम से कम 50% मिसाइल और उनके कामाकाजी ड्रोन उनके काबू में है और सुरक्षित है। अब तक अमेरिका ने सारे बड़े बड़े बॉम्ब इस्तेमाल कर लिए, B-12 इस्तेमाल कर लिए, बड़े से बड़े जहाज, मिसाइल, मगर ईरान को पता है कि अमेरिका की हालत इस समय बहुत पतली है। अमेरिका ने 3 जहाज, जो ईरान ने 2 क्षतिग्रस्त किए और 1 वापस लौट गया। एक था वो अल रयाकत, वो आ रहा था कतार से हिंदुस्तान की तरफ गुजरात में। दूसरा पाकिस्तान जा रहा था। तीसरा सऊदी अरेबिया का था। तो जो हिंदुस्तान आ रहा था और सऊदी अरेबिया का था, इन पर मिसाइल हमला हुआ और क्षति पहुंची। पाकिस्तान वाला वापस मुड़ के पर्शियन गल्फ के अंदर चला गया अपने पोर्ट पर। इस समय ईरान को मालूम है कि अमेरिका का डेट जो है वो $35 बिलियन है और उन्होंने $1.5 ट्रिलियन मांगा है बजट, जो आज तक अमेरिका ने नहीं दिया डिफेंस के इंक्रीज करने के लिए। और अगर ये 2-3 साल और चलता है तो अमेरिका इस हालत में नहीं होगा कि अपनी स्थिति को, सर, अगर ये 2-3 साल चलता है तो मुझे लगता है पूरा विश्व इस हालत में नहीं होगा। जिस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हमने विगत दिनों में देखे युद्ध के बाद, वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और कहीं ना कहीं हर एक देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा। लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, अब ये मानकर हम चल रहे हैं, क्योंकि युद्ध जब होता है तो किसी जो 2 देश लड़ रहे होते हैं आपस में, उनकी सीमाओं पर नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व पर उसका असर होता है। तो इस युद्ध का अब लग रहा है कि अब ये आगे बढ़ने वाला है। इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो किस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें महेश जी, तो क्या एक बार फिर से वैसी सिचुएशन आ जाएगी, या फिर अभी भारत ने इतना समय लेकर अपने आप को सेफ जोन में कर लिया है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि निश्चित रूप से हॉर्मुज हमारा जो है, जो जलमार्ग है, वो हमारे लिए
एक तरह से ऊर्जा आपूर्ति का मार्ग है। इसमें अगर ये वो बाधित होता है तो निश्चित रूप से हमारे आपूर्ति प्रभावित होती है। और जब तेल के दाम भी बढ़ते हैं तो इससे दोनों से मतलब क्या, एक आपूर्ति बाधित हुई है और दूसरा तेल के दाम भी बढ़ गए, जिससे कि 2% समथिंग मतलब अभी दाम बढ़ चुके हैं। और अगर ये ज़्यादा और भी कन्फ्लिक्ट ज़्यादा चलता रहा तो ये और भी दाम बढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। डॉलर जैसे जैसे आप मतलब तेल के भाव बढ़ते हैं तो हमारे रुपए पे दबाव बढ़ता है और मतलब रुपए में गिरावट बनती है। आपने देखा होगा कि अभी 95 के आसपास पहुंच चुका है। तो 2 दिन के इस जो भावों से मतलब कि तेल के भावों से मतलब क्या था ना, हमारे डॉलर पे हमारे रुपए पे मतलब उसका प्रभाव पड़ा। दूसरा चीज़, इससे परिवहन की लागत बढ़ जाती है और उससे महंगाई बढ़ती है और हमारी अर्थव्यवस्था पर आता है राजस्व घाटा बढ़ता है। तो इन चीज़ में ये है, क्योंकि भारत पे हमारा जो 40% जो है मतलब तेल जो अभी वर्तमान में जो जिससे आपूर्ति होती है, ये तो अच्छा कदम बताया है जो सरकार ने। सिर्फ उस खाड़ी देशों पे हम निर्भर नहीं रहे, हम वैकल्पिक रूप में वेनेजुएला से भी, रशिया से भी लेते रहे और दूसरे अन्य स्रोतों से भी लेते रहे। लेकिन सवाल ये आ रही है कि आज स्थिति ये है कि भारत ने जो इस दौरान जो जितनी भी आपातकालीन जो परिस्थितियों को जिस तरह से देश के अंदर उसको रिजर्वायर तैयार करने के लिए और यहाँ तक कि बजट में भी मतलब क्या होता है उनका प्रोविजन किया है, तो उससे कहीं ना कहीं इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अब सवाल ये आता है कि उस व्यवस्था को कैसे समुचित रूप से कब तक स्टोर किया जाएगा, क्योंकि हम वेनेजुएला से जो तेल आएगा उस तेल की जो स्थिति है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, वो कि दूरी की वजह से थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो इसका तो कहीं ना कहीं तो दामों पे असर पड़ता है। और दूसरा, हमारे देश के भीतर ही एथेनॉल का प्रयोग कर रहे हैं। 20% अभी मतलब क्या होता है उसको मतलब मिलाकर ब्लेंड मिला करके मतलब पेट्रोल दिया जा रहा है। और हो सकता है ऐसे 30% किया जाए, 50% किया, यहाँ तक योजना तो 85 तक की भी है। और 100% मतलब एथेनॉल से भी मतलब बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। और वैकल्पिक साधनों के रूप में हम जो इजाफा कर रहे हैं, सौर ऊर्जा है, हरित ऊर्जा है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब से ये युद्ध चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर कई देशों की यात्रा करते जा रहे हैं, खाड़ी देशों के साथ साथ और दूसरी जगह भी गए। तो इधर कहीं न कहीं मतलब एक जो मौजूदा जो सरकार है वो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत मुझे लगता है कि जरूरत भी उसी चीज़ की तलाश रही है कि ताकि देश में ये वैकल्पिक संकट की स्थिति से निपटा जा सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से की होगी और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जब बहुत ज्यादा क्रूशल समय चल रहा था भारतवासियों ने उतना ज्यादा सफर नहीं किया। लेकिन कर्नल देवानंद जी, टाइमिंग का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। नाटो की बैठक के दौरान ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि सीजफायर खत्म हो गया है और ईरान के हिट लिस्ट का उन्होंने जिक्र किया कि ईरान की जो हिट लिस्ट है उसमें मैं नंबर 1 पर हूं। ऐसे में ट्रंप ने कह दिया कि कल सुबह हमले होंगे, सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए और उसके बाद में लगातार तस्वीरें। तो टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि जो ट्रंप ने कहा कि खामनाई के मातम तक कोई वहां पर कार्रवाई नहीं होगी और अब वहां पर जब जनाजे में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आम लोग भी पहुंच रहे हैं, ये हमले वहां पर चल रहे हैं, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं जो मिली जुली आ रही है, उनसे आप सहमत हैं सर? जी देखिए, जहां तक ये सवाल उठता है कि ट्रंप ने अपने वादे से पीछे हटे हैं, मैं ट्रंप की गलती नहीं मानता हूं। इसके अंदर जो मेरा मानना है कि जो ईरान के अंदर पावर स्ट्रगल चल रहा है, IRGC ने जिस प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी के 3 जहाजों को निशाना बनाया और वो भी समझौते के जब ये फैसला हो चुका था कि अब 60 दिन तक हम किसी प्रकार के युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो गलती उसने की, ऑब्वियसली उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो कल वो 3 की जगह 5 मारेगा, 5 की जगह 10 मारेगा। मैं अभी सुन रहा था, कुछ मेरे साथी बोल रहे थे कि अमेरिका 2 साल के अंदर गरीब हो जाएगा। मैं मानता हूं युद्ध में किसी को कोई अमीरी नहीं मिलती है। क्या दुनिया ये तैयार है कि IRGC जैसे जो आए दिन अंतरराष्ट्रीय चोक पॉइंट्स को अपना वेपनाइज करते हुए हथियार बना रहे हैं, क्या दुनिया तैयार है कि उसको बोल दे कि तुम चाहे जितना उस पर टैक्स ले लो? अगर तैयार है तो ऑल दी बेस्ट। अमेरिका को क्या लेना है, अमेरिका के तो कोई ऐसी अड़चन भी नहीं आएगी। पर सबसे बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर कानून को विस्थापित करना जरूरी है। आपने दूसरी बात कही कि जिस समय ये मीटिंग चल रही थी उसमें उन्होंने कहा, देखिए इस मीटिंग का मैं एक महत्व देख रहा हूं। ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप जब तक कि आपकी ये अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं चल रही हैं इसके बीच में हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे। और वहां तो कुछ भी नहीं किया है जो हमले हुए, क्योंकि IRGC ने, ये मैं मेरा दुर्भाग्य मानता हूं कि अभी तक दुनिया के विद्वान लोग
आईआरजीसी और ईरान में फर्क नहीं देख रहे हैं। ये ईरान ने टैंकर नहीं तोड़े हैं। आईआरजीसी जो उनकी धर्म विशेष एक सेना है जो अपने धर्म गुरु के प्रति है, वो तो अब नहीं रहे। उनकी जगह कौन है वो अभी तक सामने आए नहीं है। कौन कंट्रोल कर रहा है ये भी नहीं पता है, तो उसको सजा देना बिल्कुल वाजिब था। और उस पर इल्जाम लगाने के बजाय आप देखिए अभी नेटो के उन्होंने लोगों ने क्या इनका ट्रंप का समर्थन किया और उनको क्रिटिसाइज किया आईआरजीसी को कि आपको हमले नहीं करने चाहिए और इस समय नहीं करने चाहिए जब दुनिया के अंदर इस तरह की एक तरह शांति के प्रयास हो रहे हैं। सर दोनों देशों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों जी अपने तर्क है। मैं तो मेरी बात मैंने बताई। बिल्कुल, वो अलग अलग तस्वीरें अब सामने, ईरान की ओर से भी तस्वीरें सामने आ रही है जो पुरानी 28 फरवरी से जुड़ी हुई घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें वो लगातार आ रही है और संवेदनाएं भी कहीं ना कहीं उस चीज को मिल रही है। वो अलग बात है कि क्या कारण है उसका, वो समझने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कर्नल अनुपम जेटली जी, मुझे समझाइए कि जो 14 सूत्रीय एक समझौता ड्राफ्ट तैयार हुआ था जिसमें कहीं ना भी उस समझौते का उस बिंदु का जिक्र नहीं था जो कि सबसे बड़ा अटकाव यहां पर था, जो परमाणु महत्वाकांक्षा ईरान की है, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण बन गया कि एक बार फिर से अमेरिका ने जो हमला है उसको दोहरा, उसके बाद जवाबी हमला ईरान ने किया। दूसरा सवाल ये कि इजराइल ने अब तक इस पर कोई मूवमेंट नहीं किया है, तो इजराइल की आगे की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है अनुपम जेटली जी? जयती, उन 14 पॉइंट में से बड़े तफसील से हमने बात की थी कि 11 पॉइंट जो है टोटल ईरान के फेवर में है जी। अमेरिका ने उस पॉइंट को छोड़ दिया जो कि ईरान की आईसीबीएम बनाने की आकांक्षा से था और वो चाहते थे वो बंद करे। यूएस ने उस पर कोई बात नहीं करी, उसको 14 पॉइंट में शामिल नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि यूएस जो है वो या किसी और देश में ईरान के एनरिच यूरेनियम के साथ क्या करेंगे, उस पर कोई बात नहीं हुई। तीसरी बात उन्होंने छोड़ दिया कि तीनों एज जो है, जो हूती, हमास, इन तीनों को जो है छोड़ देंगे वो, और ये भी इस सीज़फायर में शामिल होंगे। इनके खिलाफ इजराइल कोई हरकत नहीं करेगा। परंतु ट्रंप जो है इजराइल से बात करना भूल गए। इजराइल उस पे टेबल पे मौजूद नहीं था। हमला इजराइल ने किया था, अमेरिका ने उसके बाद उसका साथ दिया था। असली लड़ाई इजराइल और ईरान की थी। अमेरिका इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या जो 3 जहाज, जो कुछ कह रहे प्रवक्ता हमारे यहाँ कि ईरान ने सारे समझौते तोड़े, समझौता था कि धीरे धीरे हॉर्मुज को खोला जाएगा और अमेरिका का सेंटकॉम जो है पीछे हटेगा, वहां से अमेरिकी सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। इनके फेज के मुताबिक इनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं $25 बिलियन के वो खोले जाएंगे। इनमें से किसी भी एक चीज पर बात नहीं होगी और इसलिए जब एक पक्ष उस पर तैयार नहीं है, दूसरे पक्ष ने हॉर्मुज खोलने का वादा तोड़ा, तो ये आपस की एक बात है। ओमान पर अटैक भी हुआ है पहले उस ओर से। कर्नल देवानंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी बात? जी मैं यही बता रहा था, आपने मौका दिया, धन्यवाद। देखिए कि जो ये हमला हुआ है, जो तीनों टैंकर जिन पर अटैक किया गया, मिसाइल अटैक्स, वो ओमान के वाटर्स में थे, वो इंटरनेशनल वाटर्स में भी नहीं थे। जो पानी है ईरान और ओमान के बीच का है, जो हॉर्मुज का जो गलियारा जो कहते हैं समुद्र का जो इलाका है, ओमान के अंदर की तरफ थे। और इस स्थिति में ठीक है, मैं अपना नजरिया हो सकता है, पर मैं अभी भी ट्रंप के साथ खड़ा हूं। देखिए ऐसी ताकतों को खत्म करना पड़ेगा। दुनिया चाहे तो एक साथ खत्म कर दे, चाहे रोते रोते खत्म कर दे, या लंबा समय लेकर के खत्म कर दे, या नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये मानने को तैयार नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है उनकी, ये आईआरजीसी की लड़ाई है। और वो देखिए देखते देखते हॉर्मुज, रेड सी और सबको वो तंग करने वाले हैं। और अब उनके पास उन्होंने क्लियर कर दिया। आज देखिए ना, आज का स्टेटमेंट क्या है पेजेस्कियन साहब का, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि हॉर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे। ये इनका स्टेटमेंट नहीं है, ये क्योंकि उनका जो पावर स्ट्रगल है उसके अंतर्गत आईआरजीसी ने इनका टेटवा दबाया होगा कि बोल दे वरना तेरे को हम ठोक देंगे। कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, प्रेशर में आके कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो स्वामित्व है वो आईआरजीसी का है, बिल्कुल वो यही कह रहे हैं। तो ये कैसे स्वीकार हो सकता है, आप बताएं? ठीक है, कोई भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन सर इजराइल को क्या इस चीज की संभावना पहले से थी? क्योंकि हम तो पहले बात कर रहे थे और इजराइल ने अपने आप को बहुत किनारे रखा था। लौटूंगे यहाँ पर, लेकिन महेश शर्मा जी से एक सवाल। महेश जी, जब हम बात करते हैं वैश्विक अस्थिरता की और अगर भारत के लिहाज से बात करें तो भारत का इस युद्ध की स्थिति में
2.0 की स्थिति में अगला मूवमेंट क्या होना चाहिए, या फिर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संतुलन बनाकर चल रहे हैं अमेरिका और ईरान दोनों के बीच, इसे ही अगर कंटिन्यू किया जाए तो भी इस संकट से भारतवासी तो कम से कम पार पा लेंगे, या फिर जो भारतवासी दूसरे देशों में रहते हैं उनके लिए भी अब कहीं ना कहीं मन में असमंजस है कि अगर ये बढ़ा खासतौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो फिर उनकी नौकरियों को लेकर के या फिर उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे? देखिए, मोदी जी शुरू से ही कह रहे हैं इस मामले में कि संवाद, युद्ध नहीं, मतलब बुद्ध का मतलब ये संवाद की स्थापना की जाए, कि इसमें मतलब बजाय अपनी अपनी एक महाशक्ति का दंभ छोड़े, दूसरा अपने आप को धार्मिक एक वो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, अपने अपने दंभों को छोड़ करके संवाद की टेबल पे आए और इसमें समस्या का समाधान निकले, बातचीत से ही निकलेगा समाधान। अब सवाल ये आता है कि हमारे भारत की दोस्ती दोनों देशों से जी, ईरान से तो हम मतलब क्या कहते हैं, आपकी कनेक्टिविटी के मामले में ले लें, तेल की आपूर्ति के मामले में ले लें, हमारी ऊर्जा और हर रणनीतिक साझेदारी के रूप में हम अमेरिका से हमारे दोस्त हैं। ऐसी सूरत में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों साइड से, उसको अपनी कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है कि आप ये इस पर प्रतिक्रिया देते समय भारत सरकार को भी प्रतिक्रिया देते समय वो सोच विचार करना पड़ता है, बिल्कुल, तब जाकर के प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हमें ये देखना है कि हमारी जो गुटनिरपेक्ष जो नीति है उस पर हम बरकरार रखें, लेकिन उसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पे हम बराबर ध्यान दें, क्योंकि ये स्थिति आने वाली है। और ये भी मान के चलिए क्या आगे 50-60 साल बाद में ये जो जीवाश्म ईंधन वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये भी समाप्त होना, इनके भी सारे सोर्स करते। ठीक है, एक छोटा सा सवाल जो है वो पे कर्नल अनुपम जेटली जी से लेना चाहूंगी। सर, अभी महेश जी कह रहे थे और ऐसी उम्मीद भी हम रखते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखकर ऐसा लगता नहीं है कर्नल अनुपम जेटली जी कि संवाद हो सकता है। क्या आपको लगता है कि संवाद की जो कोशिश है वो अभी भी हो सकती है, या फिर अब उस दहलीज पर आकर खड़े हो गए अमेरिका और ईरान दोनों ही कि यहाँ पर युद्ध के जरिए फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा? युद्ध से आज तक कोई फैसला नहीं हुआ जी, सिवाय 71 में बांग्लादेश बनने के और नॉर्थ और साउथ कोरिया की लड़ाई में अलग होने के। संवाद ही एक तरीका है और दोनों देशों को संवाद की टेबल पर आना पड़ेगा। अमेरिका को यह अहम छोड़ना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ी दुनिया की ताकत हूं, जो कि उसका ये गुमान काफी हद तक तोड़ दिया है। ईरान एक छोटे से देश ने जो 37 साल से पूरे एक जिसे कहा जाए सैंक्शंस में जी रहा था। ठीक है, अब ऐसी हालात में अमेरिका को अपना बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और दोबारा नेगोशिएशंस टेबल पे आना पड़ेगा और नेगोशिएटर्स को ठीक से बात करनी पड़ेगी, ताकि जो शर्तें हैं वो पिछली बार की तरह नहीं, नई ड्राफ्ट हो और दोनों देशों के पक्ष में कम और इंटरनेशनल पक्ष में सारे देशों के पक्ष में ज्यादा हो। ठीक है, कर्नल देवानंद जी, फाइनल कमेंट्स। जी, मैं कहूंगा, देखिए, जहां तक युद्ध की बात है मैं कह चुका हूं, शांति की बात है तो अमेरिका बहुत साफ कर चुका है कि 11 तारीख को शायद इनकी वार्ता का रास्ता खुला है। पर देखिए, वार्ता का रास्ता खुला है, मैं आखिर में यही कह सकता हूं कि वार्ता तभी होगी जब IRGC को लगेगा कि अब वो युद्ध नहीं कर सकता, उसके पास ताकत नहीं बची है। और रही बात, देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो पिछले 4 दिनों में मैं एक तरह वर्ल्ड कम्युनिटी को ये चिंता में एक साथ देख रहा हूं और वो क्रिटिसाइज IRGC के हमले को कर रहे हैं, तो समय बदल रहा है और मैं मानता हूं शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि शांति की तरफ बढ़े, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कह दिया है कि कृपया करके दोनों देश शांति की राह को पकड़े, क्योंकि बार बार सीजफायर पहले करना उसके बाद उसका उल्लंघन करना ये किसी के भी हित में नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। देखिए, युद्ध भले ही किसी 2 देश की सीमा पर हो, लेकिन जो असर है वो वैश्विक तौर पर पड़ता है। एक बार फिर से 2 हफ्ते के बाद भी गोलीबारियों की आवाज, बम की आवाज, ड्रोन अटैक्स की आवाज शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि वैश्विक अस्थिरता के लिहाज से इस युद्ध का खात्मा कितना जरूरी है। और फिलहाल भारत का जो पक्ष इस पर है वो तटस्थता का बना हुआ है, वो बना हुआ है मध्यस्थता नहीं करके कूटनीतिक लिहाज से, जिससे पहले भी इस युद्ध से पार पाई है। लेकिन वैश्विक लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर से 48 घंटे के भीतर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या एक बार फिर से युद्ध की एक बड़ी दहलीज पर इन दोनों के साथ में इजराइल भी खड़ा हुआ नजर आएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।